नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बीजेपी और आरएसएस पर दिए गए बयान पर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता के बयान पर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। दरअसल दिल्ली के कोटला रोड पर कांग्रेस के नए दफ्तर के उद्घाटन के बाद पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम अब भाजपा, आरएसएस और बीजेपी जैसे संगठन से ही लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि यह मत सोचिए कि हम एक निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई निष्पक्षता नहीं है। राहुल ने कहा कि हमारी इंडिया स्टेट के साथ लड़ाई है, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया। राहुल पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल देश के लिए कलंक हैं। आज चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी होंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली में आज कांग्रेस के मुख्यालय का उद्घाटन हुआ, लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी ने नए विवाद को जन्म दे दिया। कांग्रेस के लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरएसएस पर हमला बोला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हालिया विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट से भी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के बाद यह भी दावा किया कि भारत की चुनाव प्रणाली में गंभीर समस्या है। राहुल गांधी ने पार्टी के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश निष्पक्ष लड़ाई नहीं लड़ रहा है। आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने देश की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। And our ideology does not emerge yesterday. Our ideology, like the RSS ideology, is thousands of years old. And it has been fighting the RSS ideology for thousands of years. We have our symbols. We have Shiva. We have Buddha. We have Guru Nanak. We have Kabir. We have Mahatma Gandhi. We have our symbols. And these are all the symbols who have shown the correct path to this country. Please name one symbol of the RSS ideology that is revered in India today. Name one symbol. Was Guru Nanak from the RSS ideology? Was Buddha from the RSS ideology? Was Krishna Bhagwan from the RSS ideology? Not a single one. Because every single one of these people fought for equality, fought for brotherhood, fought for affection. And so the last thing I would like to say is that this building has emerged from the blood of Congress people. राहुल के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास हमेशा उन ताकतों का समर्थन करने का रहा है जो भारत को कमजोर देखना चाहते हैं। राहुल गांधी की शक्ति की लालच ने उन्हें देश की अखंडता के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा भारत की एकता और अखंडता के पक्ष में खड़ी रहेगी और कांग्रेस की इस विचारधारा को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो वहीं बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल के वक्तव्य ने देश के लोगों को ठेस पहुंचाया है। अभी जब प्रेस वार्ता में हम लोग आ रहे थे, एक बहुत ही चिंताजनक, देश विरोधी
और जिस वक्तव्य से हर नागरिक को ठेस लगी है, वो वक्तव्य सामने आया। और जब मैं ये बात आपके समक्ष रखता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से एक बात मैं कह दूं, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है। राहुल गांधी happens to be the leader of opposition. Rahul Gandhi, like any other member of parliament, has taken oath under the constitution to preserve and protect the integrity and sovereignty of our country. और बड़े दुख के साथ एक बात कहता हूं, राहुल गांधी का स्टेटमेंट अभी सामने आया है। मैं पहले राहुल गांधी का जो वक्तव्य है उसको कोट करते हुए, जिससे कि कोई ये ना कह सके कि शब्द इधर उधर हो गए, उनकी मंशा कुछ और रही होगी। और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी जिम्मेदार नागरिक की तरह एक एक्स पे पोस्ट डाली है, उसके आपके समक्ष रखना चाहूंगा। राहुल गांधी says, and I quote, "We are now fighting not just the BJP, the RSS, but the Indian state itself." भारत से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष भारत के हैं। संविधान जिसकी शपथ ली है वो भारत का है, और नेता प्रतिपक्ष भारत का कहता है कि हम भारत स्टेट से लड़ रहे हैं। वहीं राहुल के बयान पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि राहुल गांधी को अपने मानसिक जांच करानी चाहिए। छोड़िए राहुल गांधी, क्या उसको बोलो जाके अपनी अपनी मेंटल स्टेबिलिटी जरा जाके चेक करे। दिल्ली का विधानसभा चुनाव सामने है। राहुल का ये बयान कांग्रेस को कितनी मुश्किलों में डाल सकता है, ये आने वाले दिल्ली विधानसभा के परिणाम से पता चलेगा। लेकिन राहुल के बयान ने एक राजनीतिक घमासान शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अनिरुद्ध जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ यश श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। यश जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ निपुण आलमबायन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निपुण जी, बहुत स्वागत। और साथ ही हमारे साथ हाजी नाजिम खान हैं, प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के। नाजिम भाई, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत यश श्रीवास्तव आपसे करेंगे और समझना ये चाहेंगे कि इंडिया स्टेट से लड़ाई, मतलब इसका क्या है? देखिए, इंडियन, क्या मेरी आवाज बोलिए? आ रही है, आ रही है। हाँ, तो इंडियन स्टेट का मतलब है पूरा ये जो सिस्टम जिसको आरएसएस बीजेपी ने कैप्चर, चुनाव आयोग, तमाम सरकार, वो पुलिस के लोग जो कि अपनी हुई शपथ भूल के धर्म के लिए साफ वर्दी पहन, इस तरह के तमाम वो अधिकारी नहीं कर रहे हैं को भी गुमराह, वो लोग जिन देश के चुनाव में न्यूज में लाइव जो लोगों को वोट निकालने दे रहे थे, तो मीडिया वालों से आपने भी देखा। तो इस ये जो पूरा खड़ा किया गया, अडानी अंबानी पे पैसा इकट्ठा और लोगों से झूठ बोल के नफरत, वो उस स्टेट की बात की है। और बहुत सारे दर्शकों ने इतिहास में कहा कि सही बात यदि आपको सबके सामने खड़े हो जाएगी, क्योंकि असल में वो सबका हित है। और इसमें वो सिस्टम हुआ या इंडिया स्टेट आ गया? नहीं, क्योंकि सिस्टम तो यही रहेगा। सही बात की आप भी जानते हैं, ये बीजेपी आरएसएस को कोई काम नहीं है। राहुल गांधी जी के बयान में लेके तमाम इनसे पूछ के ये स्टेट का रोना गाना कर उस स्टेट का लोगों ने खुद रखा है, जानते हैं? नहीं रखा है इन्होंने। एक मिनट रुकिए, आप ही। हेलो यस जी का ऑडियो डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अनिरुद्ध भाई, देखिए, कहा यह जा रहा है कि मतलब जानबूझ करके आप लोग राहुल गांधी के
उस पॉइंट को बढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से आप लोगों को फायदा मिले। उनका यह मकसद था कहने का कि आप लोगों ने जो नैरेटिव सेट किया है, खास करके आरएसएस और बीजेपी, जो अभी एसजी भी कह रहे थे, बात कहना चाहते थे राहुल गांधी ये, ना कि ये कि इंडिया स्टेट से लड़ाई है। आज इन्होंने जो बोला है ये बात इनके मन में बहुत दिन से। अनिरुद्ध भाई अनम्यूट कर लीजिएगा, आप म्यूट हैं शायद। आवाज आ रही मेरी क्या? आ रही है, बोलिए। जी जी, मैं कह रहा हूं कि अभिषेक जी, इनके मन में ये मनसा जो रहती है ये हमेशा रही है, आज कल परसों कभी भी हमेशा रहती है। एक टूल किट होता है, उस टूल किट के अकॉर्डिंग ही ये बात करते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजी इनकी देखिए, देश के बाहर जाएंगे, देश के जो लोग विरोध में लिखते हैं उनसे मिलेंगे, देश की बुराई करेंगे, उसके बाद देश के अरे भाई किसने मना किया कि भारतीय जनता पार्टी से आप ना लड़ो? आप खुल के बोलो ना कि हमें बीजेपी से लड़ना, क्योंकि आपको डर लगता है। आप एक सिस्टम से लड़ने की बात करते हैं, एक आप उसी भारत के एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, कोई कॉमन मैन तो आप है नहीं कि आप कुछ भी बोल के निकल चलेंगे और कुछ भी बोल के चले जाएंगे। आप उसी भारत के अंदर आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप वहीं पे बोल रहे हैं कि हम इंडिया स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे। गजब का लॉजिक इनका सबका रहता है। और उसके बाद में आके थेथरई सब लोग करेंगे, नहीं नहीं उसमें ये बोला, ये प्रोस्पेक्टिव बोला, उस प्रोस्पेक्टिव में बोला। अरे आपको अगर बोलना है तो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते ना, दिन भर मोदी जी को गाली देते रहते हैं, उनका नाम लेते हम उनसे लड़ाई। लेकिन क्या है कि जब ये फ्रस्ट्रेट है, अब इनकी स्थिति, इनकी समस्या क्या है? इंडी अलायंस के अंदर राहुल गांधी जी एंड कांग्रेस की पूंछ नहीं है। लोग हल्के में लेते हैं। दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहा, आपको पता, आप रोज डिबेट कराते हैं, आम आदमी पार्टी इनको ठेंगा दिखा दी, समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी, इन लोगों ने ठेंगा दिखा दिया, क्योंकि उनको पता है कि भैया ये तो हमारे ही वोट शेयर पे जिंदा है। समाजवादी पार्टी ने खुल के कहा कि 700 सीट आपको लोकसभा में मिली, हमारे बल पे मिली, नहीं तो नहीं मिली। ममता बनर्जी हो, उमर अब्दुल्ला हो, अभी उमर अब्दुल्ला का क्या बयान था कि ईवीएम का क्या रोना, पहले अपना सिस्टम सही करिए। उसके बाद में कर्नाटक में इनकी सरकार है, कर्नाटक के अंदर आज ये सिर्फ उटौल है कि नॉर्थ कर्नाटका से सीएम मांगा जा रहा है, भैया वहां पे सीएम बने नहीं तो हम पार्टी तोड़ेंगे, ये करेंगे। बड़ा ड्रामा इनके अंदर चल रहा है। हिमाचल प्रदेश की क्या स्थिति है, तेलंगाना की क्या स्थिति, अभी पार्लियामेंट सेशन चला, एक भी पॉलिटिकल पार्टी इनके साथ में नहीं आई इनके एजेंडे पे की डिबेट कराने के लिए कि अगर आप संसद के अंदर इन्होंने जितने भी प्रश्न पूछे उसमें कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इनके साथ नहीं खड़ी हुई। इनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ गया। उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर राहुल गांधी का ये बयान फ्रस्ट्रेशन वाला है। जॉर्ज सोरेस का जो टूल किट होता है, ये देखिए बहुत हल्के में मत लीजिएगा। ये कोई इनका एक्सीडेंटल नहीं दिया इन्होंने, इंटेंशन इनका देखिए, बार बार हिट उस सिस्टम पे करेंगे, उस चीजों पे करेंगे। भैया सीबीआई आज तो बनी नहीं, एनआईए आज तो बनी नहीं, इनकम टैक्स आज बना नहीं। आरएसएस जो है एक पवित्र संगठन है, उसका राजनीति से क्या लेना देना, सांस्कृतिक संगठन है। नेहरू जी ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में बुलाया था, परेड में बुलाया। अगर अच्छा काम नहीं किया होता तो क्यों बुलाते? तो ये सब चीजें जो एक फाल्स नैरेटिव बना रहे हैं कि देश के खिलाफ, ये लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध कर जाते हैं। ठीक है यश श्रीवास्तव, अब बात पूरी कीजिए और समझना ये चाहेंगे, आप इंडिया में जो इस समय सिस्टम चल रहा है आप उससे लड़ने की बात करते, जैसा अनिरुद्ध जी ने कहा भी कि आप नरेंद्र मोदी से लड़ाई करने की बात कहिए ना, आप बीजेपी से लड़ाई करने की बात कहिए ना, आरएसएस से दिक्कत है आरएसएस से लड़ाई करने की बात कहिए ना। इंडिया स्टेट जिसे बनाने में आप कहते हैं कि सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का है, आप उसी से लड़ेंगे? नहीं, इंडिया और इंडियन स्टेट दो अलग अलग चीजें हैं। अच्छा। दी आइडिया ऑफ इंडिया की वकालत राहुल गांधी से ज्यादा कोई भी राजनीतिज्ञ नहीं कर रहा है, लेकिन इंडियन स्टेट की जो हालत इन लोगों ने बनाई है उसके खिलाफ हम बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। और रहा सवाल इनके नरेंद्र मोदी जी का, तो आप ये फाइल वीडियो दिखा रहे हैं, जब आप मुझे दिखाएंगे तो मैं आपको नरेंद्र मोदी जी की स्थिति दिखाऊंगा। नरेंद्र मोदी जी खुद कितने कमजोर हो गए हैं इसका प्रमाण उन्होंने खुद दिया है। जब किसी ने उनसे क्लाइमेट चेंज पूछा था तो उन्होंने कहा था कि शरदी सहने की क्षमता कम नहीं हुई है, लोग चेंज हो गए हैं, लोग बूढ़े हो गए। तो ये है शरदी सहने की क्षमता। ये फोटो बहुत जगह फैला है। तो भैया ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी से लड़के कोई फ्रस्ट्रेट नहीं होता, नरेंद्र मोदी जी खुद परेशान है। इसलिए आप फालतू की ब्रैगिंग ना करें, उलझ जाएंगे, क्या मतलब निकलेगा। सच ये है विवेक जी कि जिस आरएसएस ने, अभी आरएसएस को सांस्कृतिक संगठन बोलते हैं, मैं पूछता हूं क्या है हमारे देश की संस्कृति, क्या है संस्कृति जिसका मान आरएसएस ने रखा? आरएसएस वो है जो मणिपुर में कोई हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन इंदौर में महिलाओं को तलवार चलवा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाती है।
आरएसएस वो है जिसने संविधान की प्रतियां जलाई, जिसने कभी तिरंगा नहीं फहराया। यश भाई, और तो उसको आप आरएसएस से पूरे- लड़िए ना, आरएसएस से लड़ने से कौन रोक रहा है? विवेक जी, आपने अनिरुद्ध जी अभिषेक। मुझे भी सुनिए। हाँ, सॉरी अभिषेक जी, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है आप एक दो लोगों के बीच में, मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन मैं ये बार बार पूछता हूँ कि इस देश की संस्कृति क्या ये है कि जब महिलाओं का मान हनन हो रहा हो कहीं पे, वहां से आप दूर बैठ के तमाशा देखें और खड़े हो जाएं कि हम तो भाई फौज के बराबर 3 दिन में खड़ा कर सकते हैं? कहाँ है? इतने साल हो गए आरएसएस को, इस साल पूरे 100 साल हो जाएंगे। 3 दिन के हिसाब से कितनी भारतीय फौजों के बराबर बटालियन हो जानी चाहिए थी आरएसएस की? ना ये मणिपुर रोक पाए, ना ये चीन में कुछ कर पा रहे। चीनी सीमा पर हमारे सैनिक मरते, हमारे देश का आम नागरिक जो वहाँ भेड़ बकरी चला रहा है वो चीनी फौजियों से लड़ता है। कहाँ है आरएसएस? कौन सी संस्कृति की बात करते हैं? बच्चों को लाठी चलाना सिखाते हैं। अरे यश भाई, आपको आरएसएस से लड़ना है या बीजेपी से लड़ना है? नहीं सुनिए, चुनाव आपको आरएसएस से लड़ना के साथ लड़ना है या बीजेपी के खिलाफ? ये आप मुझे करने दीजिए ना, मेरी बात आप मुझे कहने दीजिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। और हाँ सुनिए, मैं वही बता रहा हूँ आपको। इनके तमाम कैबिनेट मंत्रियों के ऑफिसों में आरएसएस से एक ओएसडी बैठा रखा है। बहुत सारे सांसद बता चुके हैं कि वो सिर्फ फाइल साइन करते हैं, पॉलिसी पूरी बन के आती है। तो ये जो इंडियन स्टेट में इन्फिल्ट्रेट किया है आरएसएस और बीजेपी ने मिलके, उसको पूरे को इंडियन स्टेट कहना पड़ेगा ना। तो भाई मैं फिर कह रहा हूँ आपको, राहुल गांधी जी के हर बयान को पकड़ के रोना ये बीजेपी आरएसएस का काम है, क्योंकि उनके पास हाजिर नाजिम खान आपके पास आ रहे हैं। और राहुल गांधी का जो बयान है, आप बीजेपी से लड़िए, आप विपक्ष में हैं, सत्ता पक्ष से लड़िए, और जो आम जन के मुद्दे हैं आप उसे उठाइए, पूरी जनता आपके साथ होगी। अब मेरा सवाल नाजिम खान से है, रुक जाइए। उठा रहे हैं, अच्छी बात है, उठाइए, लेकिन हाजिर नाजिम खान, अगर यह बोला जाता है कि मेरी लड़ाई इंडिया स्टेट से भी है, इंडिया स्टेट का मतलब क्या हुआ? हाँ देखिए अभिषेक भाई, देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी जी का बयान है, तो मैं तो बड़ा अचंभे में हूँ कि राहुल गांधी जी बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, उन्होंने इस तरीके का बयान कैसे दे सकते हैं। लेकिन फिर बात जो हमें समझ में आती है कि हमें ये समझ में आती है कि वो आरएसएस और भाजपा की जो बात करते हैं, कहीं ना कहीं जो जनता के अहम मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं वो इस तरीके से भूल गए। जिस तरीके से वो विपक्ष को मजबूत करने के लिए जो जनता ने उनको चुना था, आज ऐसा लगता है कि सिर्फ आरएसएस और भाजपा के नाम पर वो कहीं गुम से हो गए। तो देखिए अभिषेक भाई, एक बात है, अभिषेक भाई एक चीज है, देखिए हम ये कहते हैं कि जनता ने आपको जो चुना है अपने अहम मुद्दों के लिए चुना, आप अहम मुद्दों पे बात करना। और रही बात ये कि आरएसएस, भाई आरएसएस को 125 साल हुए हैं देश के अंदर, और देखिए हम ये कहते हैं कि आरएसएस को बैन भी किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। तो फिर भाई जब आरएसएस को फिर दोबारा से बहाल कर दिया गया, लेकिन जब से आरएसएस से भारत के अंदर है, भाजपा भी है भारत के अंदर है, तो दोनों एक है। तो इस सिस्टम से लड़ने के लिए आपको और पीस पार्टी को सामने आना पड़ेगा जनता के मुद्दों को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ इस तरीके की बात कह के आप देश के अंदर एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। पीस पार्टी हमेशा अहम मुद्दों की बात करती है, जनता की बात करती है, देश हित की बात करती है। इसलिए राहुल गांधी जी, आप बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, सांसद हैं, आपको विपक्ष में जो मजबूताई मिली है जनता के द्वारा, आप उसका सही फायदा उठाएं। आप आरएसएस को भी टारगेट करें, आप भाजपा को भी करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अहम मुद्दों को लेकर। ये ना कि देखिए इंडियन स्टेट इस तरीके की बात करके, भाई देखिए हमारा भारत है, हमारा भारत सबसे मजबूत है, दुनिया में सबसे अच्छा जो मुल्क है सिर्फ और सिर्फ भारत है। इस भारत को देखने के लिए विदेशों से किस तरीके से पर्यटक आते हैं भारत की खूबसूरती देखने के लिए, और ये कहते हैं कि देखिए भारत के अंदर किस तरीके से गंगा जमनी तहजीब वाले लोग हैं, अलग अलग भाषा वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म वाले लोग हैं, सब एकजुट रहते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन इस तरीके की बात अगर करी जाएगी तो कहीं ना कहीं हम लोगों के देश के जो आन बान शान है उसको बट्टा लगने की पूरी कोशिश है। ठीक है निपुण जी, देखिए जो विपक्ष में होता है सरकार से सवाल पूछेगा ही पूछेगा। बीजेपी भी जब विपक्ष में थी सरकार से सवाल पूछे जाते थे, लेकिन राहुल गांधी के आज के बयान को आप देखें, एक तरफ वो कह रहे हैं लड़ाई बीजेपी से है, आरएसएस से है, चुनाव यहां सही तरीके से नहीं होते। ठीक है, आपने चुनाव आयोग को भी नहीं बख्शा, कोई बात नहीं, लेकिन आप जब इंडिया स्टेट की बात करते हैं तब तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि इंडिया स्टेट से आपकी कौन सी लड़ाई है। और दूसरी चीज ये कि जो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि क्या गुरु नानक आरएसएस को मानते थे, क्या
भगवान बुद्ध मानते थे आरएसएस की विचारधारा को। भाई आरएसएस 100 साल पुरानी, 125 साल पुरानी है, और भगवान बुद्ध की कहां आप कल्पना कर रहे हैं? क्या कि मतलब सवाल क्या पूछना चाहते हैं राहुल गांधी, यही समझ में नहीं आता है। देखिए अभिषेक जी, अभी मैं आपका प्रश्न बहुत ही वाजिब प्रश्न है, और अभी मैं अपने पूर्ववर्तियों को सभी को सुन रहा था। मैं थोड़ा सा आपके दर्शकों की बात बताऊंगा। जब हम एक स्टेट वर्ड यूज करते हैं तो स्टेट वर्ड के 4 फीचर्स बताए जाते हैं। स्टेट वर्ड उसमें आपका एक होता है लैंड, फिर पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। जब हम ये कहते हैं हम स्टेट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं तो केवल सरकार के अगेंस्ट नहीं, भारत की 140 करोड़ जो जनता है आप उसके अगेंस्ट भी लड़ रहे हैं। ये बड़ा अजीब सा मुझे बयान लगा। भाई आप जानिए, राहुल गांधी जी अब केवल एक नेता नहीं है कांग्रेस के, बल्कि हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें चुनकर आए, और चुनकर आने के बाद विपक्ष के नेता भी हैं। साथ ही आप देखिए अभिषेक जी, बहुत सारे हमारे यहाँ पे कमीशन होते हैं जहाँ पर विपक्ष के नेता की भूमिका होती है। बहुत सारे संवैधानिक आयोग हैं जहाँ पर उनके बगैर, विपक्ष के नेता के बगैर नियुक्तियां नहीं होगी संवैधानिक पदों की। बिल्कुल। तो अगर कोई नेता इस प्रकार का बयान देता है तो निश्चित रूप से उनको सोचकर बोलना चाहिए। अब रही बात की बीजेपी और आरएसएस की हम बात करेंगे। देखिए आप बीजेपी से लड़ रहे हैं, सही बात है, आपको विपक्ष का काम भी है सरकार को सचेत करना, सरकार को जगाना, सरकार की आलोचना करना, और ये विपक्ष का काम होना भी चाहिए, तभी सरकार कभी भी मनमानी नहीं कर पाएगी। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने आरएसएस को जोड़ा, चलिए मान लेते हैं कि भाई एक मदर संगठन माना जाता है आरएसएस को, वो भी समझ में आता है बात। लेकिन ये कहना कि आरएसएस जो है वो बुद्ध की विचारधारा से प्रेरित नहीं, नानक की विचारधारा से प्रेरित नहीं। देखिए आप बुद्ध की विचारधारा को देखें, आप जैन की विचारधारा को देखें, या आप सिखिज्म नानक जी की विचारधारा को बात देखें। नहीं आप निपुण जी, आपने मेरा सवाल नहीं शायद समझा। राहुल गांधी ने यह नहीं कहा है कि आरएसएस नानक की विचारधारा को मानता है या नहीं, या बुद्ध की विचारधारा को मानता है या नहीं। अगर आप उनके बयान को सुनेंगे, वो ये कह रहे हैं कि नानक आरएसएस की विचारधारा को मानते थे क्या? मैं वही बात, देखिए विचार, देखिए जाहिर सी बात है आरएसएस तो बाद की बात है। हाँ। लेकिन आरएसएस कैसे उनकी विचारधारा से जुड़ता है, कैसे उनसे जुड़ता है? आप देखिए जब शाखा लगती है संघ की आरएसएस की, तो वो भगवा ध्वज के सामने लगती है, वो भगवा ध्वज को प्रणाम करते हैं। और आप जितना भी देखेंगे, चाहे बुद्धिज्म को देखें वही भगवा, वही आप देखें सिखिज्म को देखें भगवा। चलिए मैं फिर भी कहूंगा, वो आप एक वोट बैंक के लिए कंसोलिडेट करने के लिए आप कर सकते हैं, मानेंगे, लेकिन आपको इंडिया स्टेट कहकर आप तो अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। Who are you? आप होते कौन है इंडियन स्टेट को? क्या आप 140 करोड़ जनता से लड़ रहे हैं? जब स्टेट आप कहते हैं तो स्टेट में जनसंख्या भी आ रही है, तो क्या आप 140 करोड़ जनता से लड़ रहे हैं? और इंडियन स्टेट से तो लड़ रहा है पाकिस्तान, इंडियन स्टेट से तो लग रहा है आज की वर्तमान की बांग्लादेश सरकार, इंडियन स्टेट से तो लड़ रही है आज की चाइना गवर्नमेंट, इंडियन स्टेट से लड़ रहा है अमेरिका, अमेरिका का डीप स्टेट। तो क्या आप उनकी श्रेणी में शामिल हो जाते हैं? बिल्कुल, यही सवाल है, और यही जब सवाल पूछा जा रहा है तो फिर थियरी उसे घुमाने की कोशिश होती है कि हमने उस सिस्टम की बात की है। सिस्टम की बात कैसे की है वो समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, जल्द लौटते हैं, चर्चा को आगे जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यश जी अब बोलिए, और जिस तरीके से निपुण जी ने स्टेट का मतलब समझाया, उस मतलब को समझते हुए राहुल गांधी के बयान पे आप बात रखिएगा कि स्टेट का मतलब होता क्या है। अभिषेक जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। तो मुझे ये बताइए, जितने भी केसेस होते हैं, खास तौर से चलिए सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेस होते हैं सरकार के खिलाफ, उसमें लिखा जाता है वर्सेस द स्टेट ऑफ इंडिया। तो क्या वो 140 करोड़ की जनता के खिलाफ केस होता है? ये मूर्खतापूर्ण बातें करने के लिए लोग यहाँ पर आराम से बैठ के कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ कुछ भी उठपटाएं, लेकिन क्या हम देश की जनता को सही बात बता पा रहे हैं? आपके प्रोग्राम में अभी ब्रेक में बताया जा रहा है कि भैया त्रिदेव और प्रहार और दंड और फंद, मैंने इन लोगों को 2 मौके दिए, लेकिन इन लोगों ने उन मौकों का फायदा नहीं उठाया। अब मैं बोलता हूँ, ये पूछ रहे थे कि कौन होते हैं, मैं पूछता हूँ इन सबसे, मोहन भागवत कौन होते हैं ये बोलने वाले कि देश को आजादी 1947 में नहीं मिली? इनमें हिम्मत है बोल के दिखा दें 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली। वो तमाम देश के स्वतंत्रता सेनानी, वो सारे लोग जो मारे गए उस आंदोलन में, 150 साल हम लड़ते रहे, 200 साल तक कब्जा रहा। मजाक लगता है किसी को भी। एक बोल रहा है कि भैया मंदिर बना तब आजादी मिली, एक वो है इनकी सांसद जो कह रही कि हमें तो 2014 में आजादी मिली। इस पे किसी ने प्रोग्राम किया क्या? किसी मीडिया वाले ने? क्या आपने उतनी कैची पंचलाइन बनाई? सारे प्रोग्राम किए गए
और सांस्कृतिक आजादी की बात होती है, देश की आजादी की बात ही नहीं है। अगर ये नहीं ठीक है, सांस्कृतिक आजादी नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, सांस्कृतिक आजादी की बात हुई है, अगर ये जिसमें सांस्कृतिक आजादी का मतलब ये है कि कानूनी आजादी है। अभिषेक जी, हम साफ आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे इंडियन स्टेट का मतलब क्या है। क्या हर कोर्ट केस में पूरी 140 करोड़ जनता लड़ती है? नहीं लड़ती। ठीक है, इस पर निपुण जी अप्लाई कर रहे हैं। निपुण जी बोलिए। मोहन भागवत की हिम्मत कैसे हुई देश की आजादी को चैलेंज करने की? देश की आजादी को कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। तो मोहन भागवत का बयान क्या है? देश की मोहन भागवत का बयान क्या है? देश को नहीं, तो फिर मोहन आजादी भागवत का 15 बयान अगस्त क्या को है? मिली 1947 में। मोहन भागवत से ठीक है, बुलवाइए। लेकिन उसके बाद ये जो मोहन भागवत से सांस्कृतिक बुलवाइए। आजादी की बात है नहीं, उसकी कही जा रही है। नहीं, ठीक है, ये अब सुन सांस्कृतिक लीजिए, आजादी नहीं है। तो क्या है बताइए यश जी, क्या है फिर? ये राम सीधा काल्पनिक सीधा है, हम पहले ये देशद्रोह है। सुनते थे ना, राम काल्पनिक है, ये हम सुनते थे ना। सुनिए, राम के नाम पे संसद में खड़े होकर अल्कोहल की बात करने वाले को राम काल्पनिक है, ये हमने बोला था। राम के नाम पे अल्कोहल का नाम ठीक किसने है, लिया था संसद में? निपुण जी, पार्टी में आज निपुण जी बोलिए। अभिषेक जी, यश भाई ने मुझे मूर्ख बोला, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं जानता हूं कि राजाओं के परिवार से आने वाले लोग ऐसा हम लोगों को, आम जनता के लिए ऐसे ही बोलते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ सुनने में। लेकिन इन्होंने जो टिप्पणी की, जो संवैधानिक टिप्पणी की, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। जब केस होता है कोर्ट के अंदर और फंडामेंटल राइट्स के लिए कोई भी नागरिक अगर केस करता है तो वो पूरी स्टेट के अगेंस्ट को यूज किया जाता है, लेकिन सरकार की पूरी मशीनरी के अगेंस्ट। जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं तो आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी गई है, और डेफिनेशन स्टेट में कहा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति, चाहे वो मानका गांधी केस हो, चाहे वो केशवानंद भारती केस हो, चाहे वो गोलकनाथ केस हो, चाहे वो शंकरी प्रसाद केस हो, इतने नाम तो यश भाई ने सुने भी नहीं होंगे जो मैं केस का नाम बता रहा हूँ। ये सब वर्सेस इंडियन स्टेट होते हैं, और प्रत्येक नागरिक को स्टेट से सिक्योरिटी मिलती है, इसलिए वो स्टेट वर्ड। और जब एक नागरिक भी कोई केस को लड़ेगा तो वो पूरे भारत के नागरिकों को लिए अधिकार मिलता है। जब मेनका गांधी केस में प्रत्येक, जब डिसीजन दिया गया मेनका गांधी केस में, अकेले मेनका गांधी के केस को लेकर, लेकिन भारत के समस्त नागरिक को अधिकार मिला था कि आपको सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलेगा। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं समझ सकता हूँ, हम मूर्ख लोग हैं, हमें टेक्निकल चीजें नहीं पता होती, हम संविधान पढ़े नहीं होते। वो पतली सी लाल रंग की जो किताब होती है ना, उसमें संविधान लिखा है। हम तो किताब लिख के हम तो मूर्ख लोग हैं। राष्ट्रतंत्र वाले राजा लोग ही बताएंगे, विद्वान तो वही है। ठीक है, गरीब लोग, आम जनता। अनुरुद्ध जी अब बोलिए। अनुरुद्ध जी, देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध कराते हैं। यही वो लोग होते हैं कि चाइना के साथ में रात में डिनर करते हैं। यही वो लोग होते हैं कि जॉर्ज सोरेस के उनके टूल किट के साथ काम करते हैं। अरे साहब, समझना चाहिए, कांग्रेस पार्टी ही थी जब यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार थी तो राम सेतु का इन्होंने नकार दिया था कि राम तो काल्पनिक है। 22 वकील खड़े कर दिए थे जो इनके कैबिनेट मिनिस्टर थे, वकालत करते थे सुप्रीम कोर्ट में, रामचंद्र भगवान के खिलाफ जाके खड़े हो गए थे। तो ये सनातन खिलाफ जब बात करेंगे पता चलता है कि यार बीजेपी को दो ना गाली, आप कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करो ना, आप डिस्कशन करो ना, आप मुद्दे उठाओ ना। लेकिन वो नहीं है कि अगर कोई देश के खिलाफ इस तरीके से जाकर के बोल रहा है, उस पे एक्शंस भी तो नहीं हो रहे हैं। सरकार में आप हैं, एक्शन उसके खिलाफ है ना, कार्रवाई हो सकती है कानूनी, वो क्यों नहीं होती है? देखिए अभिषेक भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी जी। देखिए, होता क्या है कि कानूनी कार्रवाई होना, बाकी सब चीजें अलग बात है, वो अपने उसमें कानून अपने दायरे में जो करना होगा करेगी, जो करता है वो करती रहेगी, वो अलग विषय है। लेकिन चर्चा एक, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप क्या कहते हैं 70 साल तक आप इस देश में हुकूमत करके बैठे हुए हैं, 3 स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है, आपके अंदर इतनी कुंठा हो गई, जिस समाज ने आपको इतना दिया, जिस देश ने आपको इतना दिया, जो देश आपको इतना सम्मान दिया, उसी देश के प्रति आपको इतना कुंठा हो गई, उन देश के लोगों के प्रति आपको इतना कुंठा हो गई कि बाद में क्या कहते हैं आपको कुतर का सहारा लेना पड़ता है। और रहेगी बात देश की आजादी में, माफ करना, कहना नहीं चाहिए, मैं किसी के योगदान को कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप एक चीज बताइए कि लाला लाजपत राय जी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी का कौन सा बड़ा लीडर है जिसको फांसी की सजा हुई हो, काला पानी सजा हुई हो, जिसको कोई बड़ी सजा हुई? ये लोग डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा करते थे, जेल के अंदर रॉयल राय से जाते थे। मोतीलाल नेहरू जी लाला लाजपत राय को भी फांसी नहीं हुई।
लाला लाजपत राय जब को भी देश फांसी गरीब नहीं था तो किसका केस लड़ा करते थे कि जिनके पास इतने ढेर सारे पैसे आ जाया करते थे, लेकिन नहीं, ये लोग क्या करेंगे, पुत्र के सहारे, पुत्र के अरे सर, सहारे साहब आप facts जो है वो fact आज है। इनकी स्थिति नहीं आप Yes, मुझे जी। टोकते जा रहे हैं और अनिरुद्ध सिंह का बचाव कर रहे हैं। अनिरुद्ध सिंह का बचाव मैं कहां कर रहा हूं सर? ये मेरा बचाव सवाल है। यही था कि ये बचाव- कानूनी आप कार्रवाई जानते क्यों नहीं हैं- हुई? आप जानते हैं कि अनिरुद्ध सिंह को इस बात पे नीचा देखना पड़ता, तो आपने खुद ही करेक्शन कर दिया। भाई साहब, तो मुझे गलत आपको गलत मुझे फैक्ट बोलने में नहीं कैसे दे रहे। ऑन एयर जाने दूं? गलत फैक्ट में कैसे ऑन एयर जाने दे सकता गलत हूं? फैक्ट, आप ये गलत फैक्ट क्यों बता रहे हैं उनको? अरे बोलने दीजिए ना। गलत हम- फैक्ट हम में कैसे बताएंगे। ऑन एयर जाने दूं? अगर आप गलत बोलेंगे मैं आपको भी रोकूंगा। नहीं, आप उनको डिफेंड कर रहे हैं अभिषेक जी, ये सर, डिफेंस होती है, ये बिल्कुल डिफेंस है। यश भाई, मुझे जब आप टोकते हैं- सर्टिफिकेट बांटते रह जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, मीडिया वालों को सर्टिफिकेट देना नरेंद्र बंद कर मोदी से दीजिए। ज्यादा सर्टिफिकेट किसी ने नहीं बांटे और आपकी मीडिया क्या कर रहा है? अब सुनिए। आपको यही नहीं, दिक्कत है ना, मैं आपको बताता हूं यश भाई, नहीं सुन लीजिए। आप नहीं, सड़क मुझे नहीं, आप सड़क पे उतरिए, बिजली, पानी, सड़क, इन चीजों को लेकर के उतरिए, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर के उतरिए। सबसे पहले मैं साथ दूंगा, उतरिए, दीजिए ना साथ, दीजिए ना। बिल्कुल साथ दूंगा। नहीं सुनिए लेकिन आप मैं- इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं और उसमें मैं आपका साथ दूं, ये संभव ही नहीं है। नहीं मैं आपसे साथ मांग भी नहीं रहा। मैं तो नहीं, ये कह मैं रहा हूं दे कि भी नहीं रहा, अनिरुद्ध सिंह की सर। गलती को आप क्यों बचा रहे हैं? अरे भाई साहब, तो जो फैक्चुअल मिस्टेक होगा मैं उसे करेक्ट करूंगा ही करूंगा। नहीं तो मत कीजिए ना, बोलने नहीं दीजिए उनको। मैं अपने डिबेट में गलत तथ्य तो जाने नहीं दे सकता ऑन एयर। तो गलत तथ्य तो ये जाने नहीं दे सकता। गलत तथ्य तो ये भी है कि बीजेपी ने सब कुछ किया है और कांग्रेस कुंठा में है। भाई सच साहब, है कि बीजेपी कुंठा ये में है। कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? ये अनिरुद्ध सिंह बोल रहे हैं ना कि भाई कांग्रेस कुंठा में है। कुंठा में जो पार्टी है, भाई साहब, ये तो आप बताइएगा और उसका जवाब वो देंगे। फैक्चुअल मिस्टेक एक अलग होती है चीज, ये चीज समझिए यश भाई। फैक्चुअल मिस्टेक, फैक्चुअल मिस्टेक है ना हाँ। अभिषेक जी, फैक्चुअल मिस्टेक है। सिंपल बात है। जिनको ये नहीं पता कि लाला लाजपत राय को कौन सी सजा मिली थी या वो कैसे गए थे इस दुनिया से, ठीक वो है। बात कर रहे हैं, वो हमें सिखा रहे हैं। अनुरुद्ध जी बोलिए, अनुरुद्ध जी बात पूरी यही कीजिए। सच है। मैं ये यही कह रहा सच है हूं कि अभिषेक जी। लाला लाजपत राय जी को छोड़ के कांग्रेस के किसी बड़े लीडर का नाम बताइए जिसने आजादी के अंदर फांसी की सजा हुई हो, लाठी खाई हो, अरे लाला या जेल गए हो। लाजपत राय को तरीके फांसी से नहीं डिस्कवरी हुई, ऑफ इंडिया फांसी लिख नहीं। रहे थे तब बैठ के। मोतीलाल नेहरू जी किसका केस लड़ते थे? जितना पैसा आता था कि रॉयल्स राइस से चलते थे, उस टाइम तो देश गरीब था। उसके बाद भी माफीनामा तो सावरकर ने बार लिखा बार ना। बातें करते हैं तो उसके आपके बाद पास्ट भी में जाएगा। माफीनामा तो सावरकर ने लिखा। अगर अनिरुद्ध आप सिंह जी। जाएंगे तो पास्ट में आपके जाएगा। आप बताइए ना, जिसके माफीनामा की बात करते हैं ना, जवाहरलाल नेहरू जी के प्रेम कहानी का पत्र, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किस्वंत सिंह अपनी अनिरुद्ध किताब में सिंह कह रहे अपने हैं, खुद स्टैनली की वालपाट हरकतें जो देख लो, नेहरू जी के समझे? बायोग्राफर थे, उन्होंने सावरकर लिखा और- कि प्रेम पत्र था। सावरकर और गोडसे के बारे में बिना बोल उन्होंने दूंगा, प्रेम समझ पत्र, मैं आएगी नहीं कह आपको। रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल साफ कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं भी नहीं कह रहा हूं। के बायोग्राफर थे, उन्होंने कहा कि स्टैनली वालपाट और खुशवंत सिंह ने जो कहा था, अपने किताब में कहा था। और 1909, 1911, 1921 में वीर सावरकर और गोडसे की कहानी पता है, आजीवन कारावास सजा हुई। अब सावरकर और गोडसे की कहानी, सावरकर और लीडर को सजा हुई थी भाई। सावरकर और गोडसे, सावरकर और ऑफ इंडिया लिखते थे, मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री भारत के थे, उनका कंटिन्यूएशन था। और सावरकर इसीलिए का कहता हूं, संबंध क्या था? कांग्रेस जब क्या वो मैं बताऊं आपको? पास्ट में उनका इतिहास इतना क्या मैं बुरा है बताऊं कि आपको? हमेशा गोडसे और सावरकर के की बनाई हुई संबंध पार्टी क्या थे? ठीक है, गोडसे और सावरकर के ठीक है, संबंध उनका क्या थे? इतिहास अब हमेशा नाजिम खान- अगर पास्ट में जाए, ठीक है। इतिहास बड़ा बुरा, क्योंकि पास्ट जो होता है ना, अनुरुद्ध जी और यश जी, बड़ा अब रुकिए, दुखदाई होता है। ठीक है। गोडसे और नाजिम खान, सावरकर के आपने संबंध देखा क्या थे अनुरुद्ध सिंह? बात जब इंडिया स्टेट से लड़ाई की हुई, इतिहास खंगाले जाने लगते हैं। नहीं अभिषेक जी, ये नेहरू के बारे में बात बताइए नेहरू जी का, बोलेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, अरे, स्टैनली वालपाट कह रहे अपनी किताब में कि प्रेम पत्र था एडविना के और नेहरू जी का। बोलिए, और वो नाजिम खान, माउंटबेटन के इंटरव्यू लेके कहा था। रुक उसके बाद जाइए यश बताइए, भाई और यश भाई, किताब में लिखा अनुरुद्ध हुआ है। जी, अनुरुद्ध जी, यश जी रुक जाइए। आप बात करते हैं माफीनामे की, हाँ अभिषेक हाँ, भाई देखिए, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अनुरुद्ध जी, यश जी, प्लीज, माफीनामे का कोई भी भाग गया लंदन। यश जी, कोई अनुरुद्ध भी जी, एविडेंस अवेलेबल नहीं है, है। लेकिन प्रेम पत्र का अनुरुद्ध तो जी, एविडेंस किताबों में है भैया। अनुरुद्ध हम जी, नहीं यश कह जी, रहे हैं, पुरानी किताबें हैं। अनुरुद्ध जी, यश जी, प्लीज, आजादी का बताएं ना, लाला लाजपत राय को सर, छोड़ के प्लीज। कांग्रेस के किसी अनुरुद्ध जी, भी यश जी, बताइए सावरकर कि के काला बारे पानी में- सजा हुई हो, सर रिलैक्स, फांसी हुई हो, रिलैक्स प्लीज, प्लीज, बताइए ना। वेट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लेगेसी को आप लोग करते, अनुरुद्ध जी, हाँ, वेट, अभिषेक भाई लेकिन देखिए, फिर भी जिस क्या है, तरीके की अनुरुद्ध जी, बातें उनका हो रही सम्मान हैं, नहीं दे पाए थे अनुरुद्ध जी, अनुरुद्ध जी, सरदार प्लीज, पटेल प्लीज, की प्लीज, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन रही थी, उनके लिए आपके छाती कूटने लग गए थे। अम्बेडकर के साथ आपने क्या ठीक है किया? अनुरुद्ध जी, अनुरुद्ध जी हाँ, बोलिए। हाँ अभिषेक भाई देखिए,
हम लोगों को आपत्ति कहां होती है। देखिए मोहन भागवत जी का जो बयान था वो बयान बड़ा ही निंदनीय बयान था। उन्होंने कहा कि अब राम मंदिर की प्रतिष्ठा है तो देखिए आजादी, असली आजादी अब मिली है। भाई 1947 में हमारे जो अपने बड़े हैं उन्होंने मुल्क को आजाद कराया था, तब हम लोगों को आजादी मिली। देखिए मैं यश भाई की इस बात का मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं, क्योंकि हम लोगों को आजादी जो मिली 15 अगस्त 1947 में मिली। और रही बात ये कि जिस तरीके से यहाँ पे वीर सावरकर और गोडसे की बात हो रही है, तो मैं कहता हूं कि वीर सावरकर तो एक माफी वीर कहा जाता है उनको, हर बार माफी मांगते थे ब्रिटिश हुकूमत से। और जो गोडसे की बात यहाँ पे कर रहे थे, गोडसे वही गोडसे है जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। मगर मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर ना गांधी जी की बात हो रही है ना वीर सावरकर। एक चीज पता है, सावरकर को वीर हम आप कहें या ना कहें, इस देश की केंद्र सरकार ने भी स्वीकार किया है कि वो वीर थे। कौन? इंदिरा गांधी। हाँ, इंदिरा गांधी ने एक डाक टिकट जारी किया था वीर सावरकर पे। हाँ, कुछ तो होगा सावरकर में, कुछ तो होगा। और उन्हीं वीर सावरकर को लेकर के खुद महात्मा गांधी ने भी ये कहा था कि जब मैं उनसे मिला था तो मैं दंग रह गया था। हाँ देखिए अभिषेक भाई, यहाँ वीर सावरकर की बात होती है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए काले पानी के अंदर देखिए मुस्लिम समाज के भी लोग थे, बड़े बड़े बुद्धिजीवी थे, बत्तख मियां थे, बहुत सारे ऐसे नाम थे जो वहां थे। तो उनको क्या कहा जाएगा, लेकिन उन्होंने कभी भी माफी नहीं मांगी। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टिकाने की तो बात करी, उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। अब सुन लीजिए, अरे अविरुद्ध भाई, आपको तो लाजपत राय जी के बारे में भी पता नहीं कि उनको डंडा लग के वो गिरे थे, चोटिल हो गए थे, लेकिन आप लोग उनको भी फांसी की बात करते। अब सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए, आप वो लोग हैं अविरुद्ध भाई जो देश के अंदर अमन में सुकून वाली बात नहीं कर रहे। भाई हम आपसे कहते हैं कि आप सत्ता के अंदर आए थे। अरे सुन लीजिए, आप सत्ता के अंदर आए थे, आज आपको लगभग 11 साल होने के लिए जा रहे। आपने 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वादा किया था, भाई कहां है वो नौकरियां? और सुन लीजिए अविरुद्ध भाई, हम तो ये कहते हैं कि आपने 100 दिन मांगे थे, जनता से कहा कि काला धन मैं लेकर आ जाऊंगा। भाई 100 दिन मांगे थे आप लोगों ने, आज लगभग 11 साल हो गए। भारत का काला धन तो विदेशों में, लेकिन जो सफेद धन था वो भी विदेशों में चला गया। नाजिम भाई देखिए, अभी अनुज जी घर पहुंच जाते हैं। नाजिम भाई मैं यही तो कह रहा हूं कि सवाल ये पूछिए ना, आप महंगाई पे सवाल पूछिए, आप गरीबी पे सवाल पूछिए, आप रोजगार पे सवाल पूछिए, आप सड़क, बिजली, पानी, रोजगार पे सवाल पूछिए ना, कौन इसमें रोक कौन रहा है? हाँ। लेकिन आप जब बात ये करते हैं कि मेरी लड़ाई ही इंडिया स्टेट से है, उसके बाद इतिहास के पन्ने ना खुले तो ही अच्छा है। हाँ अभिषेक भाई, बिल्कुल बात आपने सही कही है। देखिए इतिहास के जिस तरीके से पन्नों को खोलने की बात करी जा रही है, अब मैं आपको एक बात बताऊं, तो देखिए राहुल गांधी जी बहुत सम्मानित व्यक्ति है, मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूं। वो जो बात कहते हैं बिल्कुल सटीक कहते हैं, फैक्ट पे बात करते हैं। लेकिन मैं यहां पर एक चीज फिर कहना चाहूंगा, क्या हम लोगों के बुजुर्गों का अपमान नहीं है ये कि अब आजादी, जो मोहन भागवत जी का बयान था उसमें हमारे जो अपने बुजुर्ग हैं, बाप दादा, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे थे, ब्रिटिश हुकूमत को घुटने पे टिकाया था, क्या उनको अपमान नहीं है इस तरीके का बयान कि असली आजादी अब मिल रही है? और एक चीज 10 सेकंड मैं ये कहता हूं कि भाजपा ने जब क्या कहा था कि देखिए पूरे देश के अंदर स्मार्ट सिटी की बात करी थी, महिलाओं को सुरक्षा की बात करी थी, और ये बार बार एक ही बात कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दिया। तभी सुप्रीम कोर्ट की, इन्हीं मुद्दों की तो बात हम भी कर रहे हैं कि ये मुद्दे आई थी ना, फ्री को आपने अनुरुद्ध भाई को भी सुना होगा, उन्होंने ये कहा कि मुद्दे ये उठाइए ना, आप लड़ाई इंडिया स्टेट की बात करते हैं। मैं खुद कहता हूं, अब भले ये यश भाई ये कहते हैं कि मीडिया की जरूरत नहीं है उन्हें, लेकिन मीडिया की जरूरत इस देश में कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी। मीडिया चौथा स्तंभ है। ठीक है, तो वो भले ही कह दे कि हमें आपकी जरूरत नहीं, लेकिन जिस दिन आप सड़क पे उतरिएगा, पेट्रोल, डीजल, महंगाई, रोजगार, बिल्कुल हर किसी का आपको साथ मिलेगा। लेकिन इंडिया स्टेट के खिलाफ लड़ाई की बात कीजिएगा, निपुण जी, किसी का साथ नहीं मिलेगा। नहीं, देखिए अभिषेक, बार बार वही बात आ रही है। और रही बात देखिए बार बार सावरकर जी के इतिहास में क्यों जाना, इतिहास में जाएंगे तो यही बात आएगी कि 2 हफ्ते में नेहरू जी परेशान हो गए थे, जेल में गए थे, तो मोतीलाल नेहरू जी ने माफीनामा 2 हफ्ते में मांग लिया था। हम सावरकर जी की बात करते हैं, कितने साल सावरकर जी जेल में रहे। राहुल गांधी जी आज भी उस जेल में 1 महीना भी गुजार देना तो बात बन जाए। मैं कहूँगा देखिए, नेहरू जी हैं, सावरकर जी हैं, गांधी जी हैं, सबका योगदान है, सबका योगदान है, चाहे वो मुस्लिम नेता थे, चाहे वो वर्तमान नेता, कोई भी नेता थे।
सभी का खून है शामिल इस धरती में। पाकिस्तान बांग्लादेश किसी और का थोड़ी ना था भाई। पाकिस्तान बांग्लादेश को आजादी दिलाने में हमारी भूमिका है। बिल्कुल हमारे से अलग हुए, बात खत्म हो गई। पुराने इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारी बातें कलियां खुलेंगी। 1857 में मिलकर लड़े थे हिंदू मुस्लिम, लेकिन बाद में आप देखिए पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया। उन बातों को अब छोड़ दीजिए, बहुत पुरानी बातें हो जाएंगी। मैं ये कह रहा हूं कि आज राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, उनको देश सुनता है, दुनिया सुनती है। जब आप इंडियन स्टेट कहते हैं, इंडिया स्टेट कहते हैं, इस शब्द का मतलब समझते हैं। ये फायर मिलता है, बैकफायर मिलता है किसको? पाकिस्तान को। कि देखो जो वहां पर डीप स्टेट की बात करते हैं, आपको याद है अभी एक फेसबुक के आपका जो फेसबुक के जुकरबर्ग, उनके मुंह से एक स्टेटमेंट निकल गया गलती से। अब वो आज माफी मांग रहे कि मुझसे गलती से निकल गया था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार चुनाव को हार गई। तो अगर कोई ऐसी बात हो भी जाती है, गलती से टंग स्लिप हो जाता है, क्योंकि हम तो मूर्ख हैं, हमें समझ में कम आता है। राहुल गांधी जी तो बहुत समझदार हैं, उनके प्रवक्ता बहुत समझदार हैं, हम तो सब मूर्ख लोग हैं। तो ये जो विद्वान लोग हैं ये कह तो सकते हैं कि भाई गलती हो गई। भाई विद्वानों से भी गलती हो सकती है, मूर्ख तो गलती करते ही करते हैं, विद्वानों से भी तो कई बार टंग स्लिप हो सकती है। तो राहुल गांधी इसको माफी मांग के विवाद ही खत्म कर दें। तो मैं ये कहता हूं कि विपक्ष के नेता जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, सांसद बने हैं, शपथ ली है देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी को बनाए रखने की, आज वो ये कहते हैं इंडियन स्टेट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो मुझे ये बात बेतुका बयान लगता है कि थोड़ा सा राहुल गांधी जी को बहुत सावधानी से और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नेहरू जी का अपना योगदान है, सावरकर जी का अपना योगदान है, गांधी जी का अपना योगदान है, सबका अपना योगदान है। लेकिन आज की बात करें ना, आज तो सावधानी क्यों पिछली बातों में जाना, वर्तमान में बताइए। वर्तमान में राहुल गांधी जी को नहीं कहना चाहिए था। यश जी कहते हैं कि हो सकता है टंग स्लिप हो गई हो, लेकिन उसको माफी मांगने में कोई बुरा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता है। लेकिन फिर वही बात मैं कहूंगा, हम लोग मूर्ख हैं, वो विद्वान हैं, राष्ट्र क्यों माफी मांगिएगा? आप यश जी देखिए, पुष्ट कर रहे हैं। कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं, उसको जस्टिफाई करने की बजाय होता है कि इस पे एक स्टेप अगर पीछे ले लिया जाए तो शायद ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन अब उसको हम डिफेंड करने लगे कि नहीं ये सही है। आप सिस्टम की बात आप कर रहे हो, सिस्टम से लड़िए ना, कोई नहीं रोक रहा है। आप ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिससे भी दिक्कत है सबसे लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडिया स्टेट का मतलब ही होता है इस देश के 140 करोड़ लोग और इस देश की धरती। अभिषेक जी, मुझे उम्मीद है कि आपने जैसे इन लोगों को सुना है, मुझे भी अब आप बिना रोके सुनेंगे। यदि आपको कोई आपत्ति हो तो बाद में बोल लीजिएगा। सबसे पहली बात, मैंने ये कभी नहीं कहा कि मुझे मीडिया का सपोर्ट नहीं चाहिए या कांग्रेस को नहीं चाहिए। मीडिया अपने आप में कोई एक पार्टी या एंटिटी नहीं है। मीडिया अपने आप में एक फिनोमिनन है, सबको मीडिया चाहिए। दूसरी बात, ये निपुण जी जो बार बार बोल रहे हैं, खुद ही 36 बार खुद को जो बोल रहे हैं, तो फिर अब मैं उनको टोकने वाला कौन होता हूं? वो देख ले वो खुद क्या है और कौन क्या है, वो जान। लेकिन अगर बात ये उठेगी कि इतिहास क्या है और कोई हमें नेहरू के बारे में उलझुल बोलेगा, तो फिर फ्रीडम ऑफ मिडनाइट 1975 का एडिशन है, उसमें देख लीजिए गोडसे और सावरकर के बारे में क्या लिखा है। तो इतिहास की बात यहाँ पे हम रोक देते हैं। अब वर्तमान पे आते हैं। तो वर्तमान में जैसा मैंने पहले कहा था, और ये जो निपुण जी बार बार वकालत बता रहे हैं कि भाई इंडियन स्टेट फंडामेंटल राइट, तो आज भी तो फंडामेंटल राइट्स का ही हनन हो रहा है ना। अगर आप किसी को वोट नहीं देने दे रहे हैं, अगर पुलिस गोलियां चला रही है वोटरों के खिलाफ, अगर चुनाव आयोग लाखों वोटर के नाम मिटा देता है और लोकसभा और एक विधानसभा चुनाव के बीच में 1 करोड़ नए वोटर अचानक पैदा हो जाते हैं, तो ये फंडामेंटल राइट्स का हनन है। तो हमें स्टेट से लड़ना है, इसमें गलत क्या है? और बार बार मैं पूछ रहा हूं कि अगर मीडिया को या किसी को भी, खुद बीजेपी को भी हमारे इस वक्तव्य से आपत्ति है, तो उन्हें मोहन भागवत के बयान से आपत्ति क्यों नहीं है? इसमें मैं बीजेपी पर ज्यादा सवाल उठा रहा हूं। ठीक है, लेकिन कोई भी आदमी देश की आजादी पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं होता। और ये वही सवाल उठाते हैं जिनको खुद नहीं पता, जिनको पता है देश की आजादी किस तरह मिली है, वो इसकी कीमत जानते हैं, हम जानते हैं। हमारे क्लोजिंग कमेंट बहा है, मैं खुद एक वो तो सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो दिक्कत क्यों हो रही है? क्लोजिंग कमेंट 10 सेकंड में जल्दी से। और इनको बोल दीजिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है तो मैं जवाब दूंगा। जब टीवी डिबेट हो, सबसे ज्यादा प्रश्न उससे यही पूछे जाए कि आपने क्या डेवलपमेंट किया। हमें बड़ा आनंद आता है बताने में, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति वर्तमान परिस्थिति में पूरे पास्ट को लेकर करेगा, तो जाहिर सी बात है कुछ गड्ढे निकलेंगे, गड़े हुए मुर्दे निकलेंगे।
ये पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी जी ने वीर सावरकर जी के नाम पे 11,000 रुपए डोनेशन उनके ट्रस्ट में दिया, फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट को ये बोला कि आप क्या कहते हैं द ग्रेट रेवोल्यूशनरी मूवी बनाइए, और साथ में डाक टिकट जारी किया, प्रशस्ति पत्र दिया। लेकिन आज की वर्तमान स्थिति ये है, इंडिया अलायंस के उमर अब्दुल्ला ने क्या बयान दिया कि कहीं पे कोई बूथ से दोबारा चुनाव वर्तमान में रहे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इतिहास के पन्ने खुलेंगे तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो निकल करके आएंगी। वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।